नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीनियर दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कोविड महामारी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अब जो जो स्वास्थ्य सुरक्षा है वो सिर्फ वो एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा होनी है। जो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों अ, में तो तालमेल होना ही है कि बिना सामाजिक सुरक्षा के कैसी स्वास्थ्य सुरक्षा और बिना स्वास्थ्य सुरक्षा के कैसी सामाजिक सुरक्षा। दो वो तो है ही, लेकिन हम लोग जो रोग नियंत्रण करते हैं वो भी एकीकृत होना है, जिसका मतलब है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण, कृषि, इन सब में बहुत तालमेल की ज़रूरत है। इसमें बहुत साझेदारी की ज़रूरत है, जिससे कि इन सभी कार्यक्रमों में जो मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम हैं, इन सब कार्यक्रमों में बहुत तालमेल की ज़रूरत है। जिससे कि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा भी थोड़ी सशक्त हो सके, और उसके साथ साथ ही ये सारे कार्यक्रम भी अधिक प्रभावकारी हो सकें, भले ही वो पशु स्वास्थ्य की हों, कृषि की हों या पर्यावरण की हों। तो मैं समझाता हूँ या कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं ये ऐसी बातें कह रहा हूँ। ये हम लोग जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य, मनुष्य अम, पशुओं के साथ मनुष्य का तालमेल है, लेना देना है, आत्मनिर्भरता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। और अलग 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 तरीक़ों से उसी तरीके से जो जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कृषि है, क्षेत्र से भी हम लोग का लेना देना है, और वो हमें सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और उदाहरण के तौर पे जैसे कि दवाओं का दुरुपयोग मनुष्य करता है। मनुष्य गैर जिम्मेदारी से और अनुचित दवाओं का उपयोग करता है। मानव स्वास्थ्य में मनुष्य अनुचित और गैर जिम्मेदाराना उपयोग करता है पशुपालन में दवाओं का, और मनुष्य ही गैर जिम्मेदाराना उपयोग करता है दवाओं का, अनुचित उपयोग करता है दवाओं का कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए, आदि आदि। तो और इन सब से दूषित होता है हमारा पर्यावरण। तो इसका एक सीधा साधा प्रमाण ये है कि दवा प्रतिरोधकता, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट वाली जो बीमारियां हैं, ये चार से इनके प्रति जो दवाएं इनको इन पर जो काम करती हैं, ये प्रतिरोधक हो रहे हैं। ये जो कीटाणु हैं ये प्रतिरोधक हो रहे हैं दवाओं के प्रति। तो दवाएं इन पे काम ही नहीं करती अगर ये प्रतिरोधक हो जाएंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई, अगर ये रेजिस्टेंट हो जाएंगे, अगर ये प्रतिरोधक हो जाएंगे, तो दवाएं इन पे काम नहीं करेंगी, और दवा इन पे काम नहीं करेगी तो रोग, सामान्य से रोग लाइलाज हो जाएंगे। तो बताइए, इतने सालों की, शताब्दियों की, दशकों की इतने मेहनत के बाद चमत्कारी दवाएं हमें मिली हैं, उनको हम खो दे रहे हैं क्योंकि वो दवा प्रतिरोधक हो जा रहे हैं कीटाणु, और आम रोग लाइलाज हो जा रहे हैं। तो अगर हमें दवा प्रतिरोधकता को पर नियंत्रित करना है, तो हमें, क्योंकि वो पर्यावरण को भी जहरीला कर चुकी है, वो पशुपालन में भी दुरुपयोग होता ही है, वो मनुष्य द्वारा वो कृषि में भी उपयोग होती है, और मानव स्वास्थ्य में भी उपयोग होती है, और ये सब जुड़े हुए हैं। तो आप पाएंगे कि इन सारे सेक्टर में तालमेल ज़रूरी है अगर आपको दवा प्रतिरोधकता पर नियंत्रण पाना है। तो अगर आप सिर्फ दवा प्रतिरोधकता की चुनौती देखिए, तो क्योंकि आप मानव स्वास्थ्य में ही अगर सिर्फ काम करेंगे दवा प्रतिरोधकता कम करने के लिए कि तो आपको परिणाम मिलेंगे, लेकिन पूरे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि दवाओं का दुरुपयोग और अनुचित उपयोग तो कृषि में भी हो रहा है, पशुपालन में भी हो रहा है, और पर्यावरण भी उससे दूषित हो रहा है। तो दवाओं का दुरुपयोग और अनुचित उपयोग हमें मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि और पर्यावरण भी दूषित ना हो, इस सब में रोकना है।
जब हम व्यापक रूप से प्रोग्राम चलाएंगे तभी और सारे अन्य अन्य विभागों से, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सबके साथ मिलके साझेदारी में चलाएंगे तो हम लोग इसको नियंत्रित कर पाएंगे। तो उसी तरह से रेबीज बीमारी है जो जो वो कुत्ते और अन्य जीव काटने से होती है। तो और भी जैसे कि बर्ड फ्लू है, वो भी एक ऐसी रोग है जो जिसके लिए आपको स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग सबकी तालमेल और साझेदारी की ज़रूरत है, आदि आदि। और आपको भी जान के ताज्जुब होगा कि करीब करीब 400 ऐसे जानवर हैं जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, 400 से अधिक, जो कोरोना से संक्रमित हुए इस पिछले 2 साल में। ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के डॉक्टर रनेलो ने कहा कि 400 से अधिक 29 देशों में 400 से अधिक ऐसे विभिन्न प्रकार के जानवर हैं जो संक्रमित हुए कोरोना से, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और गौरेला भी था जहाँ तक मुझे याद है। और उसमें और भी अन्य प्रकार के जानवर थे, जैसे शेर, बब्बर शेर, हिरन, मिंक आदि। तो ये तो पता था कि ये तो संभावना है कि ये जानवर को इसलिए संक्रमित हुए होंगे क्योंकि इनको देखभाल करने वाला जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं को कोरोना से पॉजिटिव रहा होगा, कोरोना से संक्रमित रहा होगा। लेकिन अभी ये नहीं मालूम है, इस बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एक संक्रमित जानवर से क्या मनुष्य को भी संक्रमण हो सकता है या नहीं। लेकिन जो डॉक्टर रोनेलो अबिला ने ये बात भी हम लोग को बताई कि करीब मेरे ख्याल से 60% जो संक्रामक रोग हैं वो 60% वो मूल रूप से जो इंसानों को होते हैं संक्रामक रोग, 60% संक्रामक रोग जो इंसानों को होते हैं वो मूल रूप से तो पशुओं से आए हैं। और और इनमें से 72% जंगली जीवों से आए। तो वो डॉक्टर रोनिलो अबिला भी इसी बात पर जोर डाल रहे थे कि मानव स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य ज़रूरी कार्यक्रमों के साथ साझेदारी में काम करना होगा, जिससे कि जन स्वास्थ्य को भी परिणाम मिल सकें और पशु स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम भी अधिक प्रभावकारी हों। तो वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, OIE, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, ये तीनों ने मिल के एक साझेदारी करी और कई सालों से ये प्रयासरत हैं सरकारों को मोबिलाइज़ करने में कि वो तीनों सेक्टर में मिल के काम करें। और 2020 में कोविड महामारी के चलते नवंबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम में भी इस साझेदारी में भाग लिया, इससे जुड़ गई। तो अब ये 4 हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है, फिर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो पशु स्वास्थ्य के ऊपर वैश्विक संस्था है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो संयुक्त राष्ट्र की कृषि और खाद्य के ऊपर जो वैश्विक संस्था है, और संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम, ये चारों ने मिल के एक साझेदारी करी हुई है और जो सरकारों के साथ कार्य कर रही है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पशु स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सब आदि आदि सब मिल के एक साथ काम कर सकें, न केवल वैश्विक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राज्य देश के स्तर पे, बल्कि ज़मीनी स्तर पे भी। इसीलिए डॉक्टर रोनेलो अबिलो ने कहा कि वो पहली बार वो मेयर्स या ज़मीनी तो या जो स्थानीय नेतृत्व है 80 देशों का, 12 देशों के 80 शहरों का
सॉरी 12 देशों, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 12 देशों के 80 शहरों के जो स्थानीय नेतृत्व हैं, जिसमें महापौर आते हैं, कुछ सांसद आते हैं, आदि आदि, और अधिक आदि सरकारी अधिकारी आते हैं जो जन स्वास्थ्य पे आदि काम कर रहे हो, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ आते हैं, मीडिया आती है, आदि आदि। तो इन सबको उन्होंने संबोधित किया, इन सबसे वो जुड़े, क्योंकि वो यही इसी बात पर कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम लोग वन हेल्थ या एकीकृत स्वास्थ्य के ऊपर कार्य कर सकें। तो उम्मीद है कि जो चीन की पुरानी कहावत है कि सबसे सर्वोत्तम समय तो पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, लेकिन अब दूसरा सुनहरा मौका आज है। तो उम्मीद है कि जनवरी 2022 से हम लोग देखें कि सभी सरकारें एकीकृत स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत हैं और इसको सामाजिक सुरक्षा के साथ सबके लिए इसको हकीकत बना सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और मिलते हैं कल शाम 5 बजे। बाय बाय।